है ना। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वी हैव कवर्ड। तो वाईडीएसई में ही कुछ डिस्कशन पॉइंट्स हैं, है ना, कि वाईडीएसई में ही कुछ डिस्कशन पॉइंट्स होते हैं जिसके के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूँ। जो लास्ट क्लास में आपने डिस्कस किया था ना, वो जस्ट आपने ये डिस्कस कर लिया था कि कभी भी अगर कोई वाईडीएसई होगा तो पी पॉइंट पे जो पार्ट डिफरेंस होगी उसकी वैल्यू वाई डी बाई कैपिटल डी होगी, है ना। जहां पे पार्ट डिफरेंस जीरो होगा वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, जहां पे पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होगा वहां पे एनएफ मैक्सिमा बनेगा, और जहां पे पार्ट डिफरेंस आपका 2n-1 लैम्डा बाई 2 होगा वहां पे एनएफ मिनिमा फॉर्म हो जाएगा। तो ये जस्ट डिस्कस किया था आपने, है ना। और इसी के अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला निकाल लिया था कि भाई दो फॉर्मूले आपने पढ़ लिए थे। एक तो फॉर्मूला था पोजीशन ऑफ एनएफ मैक्सिमा, है ना। तो जो पोजीशन ऑफ द एनएफ मैक्सिमा था वो आपका ये था एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। और एक आपने पढ़ लिया था पोजीशन ऑफ एनएफ मिनिमा, पोजीशन ऑफ एनएफ मिनिमा। तो पोजीशन ऑफ द एनएफ मिनिमा था, उसकी पोजीशन आपने ये निकाल ली थी लैम्डा डी बाई 2 डी। जस्ट इसी को पुट करके दोनों को कंबाइन करके हम एनएफ मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे कहाँ पे एनएफ मैक्सिमा और मिनिमा बेसिकली आपके फॉर्म होंगे। तो ये जस्ट आपने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था, राइट। इसी के अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, है ना। आप एक टर्म डिफाइन करोगे, दैट टर्म इज नोन एज ए फ्रिंज विड्थ। there is a one term that is known as a fringe width। भाई फ्रिंज विड्थ क्या होता है? साधारण में जो फ्रिंज विड्थ होता है ना, दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा। इसी को हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। दिस इज द सेपरेशन बिटवीन, है ना, टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा। है ना, कि दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का जो सेपरेशन होता है, दिस इज नोन एज अ फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ का कंसेप्ट एकदम सिंपल सा है कि ये आपकी कोई स्क्रीन है और यहाँ पे आपको स्लिट बना लेते हो S1 एंड S2, है ना, कि इस तरह से आपका दो स्लिट आ गया, दैट इज योर S1 एंड S2। और बीच में हम एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं ऐसे, है ना। तो सेपरेशन बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब जस्ट ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पे फ्रिंजेस बनाऊं, ये तो सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, है ना, और ये आपका जो होगा फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा ऐसा बनता जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ जो हम टर्म डिफाइन करेंगे ना, या तो कंसेक्यूटिव मिनिमा का सेपरेशन आप ले लो, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक मिनिमा है, एक मिनिमा ये है, ये जो डिस्टेंस होगी ये फ्रिंज विड्थ हो जाएगी। और फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से शो करते हैं, है ना, कि फ्रिंज विड्थ के लिए जो एब्रिविएशन हम यूज करते हैं दैट इज योर बीटा। या कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन ले लो, बात एक ही है। ये मैक्सिमा है, एक मैक्सिमा है, इसके बीच का सेपरेशन भी क्या होगा, फ्रिंज विड्थ ही होगा, क्योंकि सारे विड्थ तो फ्रिंज आइडेंटिकल होते हैं। तो हर फ्रिंज की विड्थ सेम ही होती है। तो चाहे तो दो मिनिमा के बीच का ले लो, चाहे दो मैक्सिमा के बीच का ले लो, दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा इसी को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ निकालना एकदम आसान है। आप ये निकाल लोगे कि सपोज आपका ये कोई nth मैक्सिमा है, तो इसकी पोजीशन आपकी वाई एन हो जाएगी। वैसे फर्स्ट दिख रहा है लेकिन मैंने कोई nth ले लिया, और उसका अगला जो मैक्सिमा होगा वो आपका बेसिकली आपका वाई इंटू एन प्लस वन हो जाएगा। तो इसके बीच का गैप ही तो हो जाएगा फ्रिंज विड्थ। तो जो फ्रिंज विड्थ बीटा होगा दैट इज द वाई ऑफ एन प्लस वन माइनस ऑफ वाई एन आ जाएगा। और मैक्सिमा की जो पोजीशन होती है उसका फॉर्मूला ये होता है, इसको अप्लाई कर देते हैं। तो y इंटू एन प्लस वन आपका हो जाएगा एन प्लस वन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, और एनएफ मैक्सिमा की जो पोजीशन हो जाएगी वो आपकी एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी हो जाएगी। तो दोनों को माइनस कर दो। तो जैसे मैं दोनों को माइनस करूंगा, यहाँ पे एन वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सारे फ्रिंज की विड्थ सेम होती है, तो उसमें एन तो आएगा नहीं, और यहाँ पे जस्ट आपका लैम्डा डी बाई स्मॉल डी आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फ्रिंज विड्थ। कि फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली आपकी ये होती है। फर्स्ट सेकंड पॉइंट आपका ये होगा, हाँ, कि दो सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का जो सेपरेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपके फ्रिंज विड्थ। ऐसे जैसे आपने फ्रिंज विड्थ डिफाइन किया है, एक टर्म आता है वी कॉल इट एज एंगुलर फ्रिंज विड्थ, है ना, कि यहाँ पे एक टर्म आएगा दैट इज नोन एज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो भाई ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है, कि व्हाट इज योर एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो जो आपका एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है, दिस इज द एंगुलर सेपरेशन। इसमें वर्ड यूज होगा
एंगुलर सेपरेशन बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमम, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन मैक्सिमा और मिनिमम, मैक्सिमा और मिनिमम कि दो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में एंगुलर सेपरेशन जो होता है, इसी को हम बोलते हैं बेसिकली आपकी एंगुलर फ्रिंज विड्थ, है ना। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ में एंगल ले लोगे आप, है ना, कि एंगल लेने का मतलब ये है कि इस लाइन को आप ऐसे ज्वाइन कर दो, भाई यहां से आप देख लो कि ये वाला कुछ एंगल हो जाएगा, इस मैक्सिमा ने कुछ एंगल बना लिया, उसके बाद एक दूसरे मैक्सिमा ने एंगल बना लिया यहाँ पे, तो बीच का जो सेपरेशन होगा इसी को हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ को हम डेल्टा से शो करते हैं। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है, बेसिकली आपकी डेल्टा होती है। तो जो एनएफ मैक्सिमा होगा उसका एंगल आप ले लोगे थीटा एन, और जो एन प्लस एनएथ होगा वो थीटा एन प्लस वन एन हो जाएगा। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी थीटा एन प्लस वन माइनस थीटा एन। एन प्लस वन से थीटा एन को जब माइनस करेंगे तो जो टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा, बेसिकली आपका एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ जाएगा, है ना। ये आपने ले लिया। तो यहाँ पे थीटा एन प्लस वन आ गया, तो थीटा जो होगी एन की वैल्यू, है ना, ये आपका हो जाएगा बेसिकली आपका वाई एन प्लस वन बाई डी, माइनस आपका हो जाएगा वाई एन बाई डी। तो थीटा ये तो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। और अभी आपने पढ़ लिया कि भाई ये वाला जो फर्दर टर्म होगा ये वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन हो जाएगा, बाई डी तो कॉमन हो गया। तो ये तो फ्रिंज विड्थ है अभी जो आपने पढ़ा कि भाई इन दोनों का डिफरेंस से फ्रिंज विड्थ होता है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होगा वो बीटा बाई डी, कैपिटल डी हो जाएगा। बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ में लैम्डा बाई स्मॉल डी आ जाएगा। तो ये होता है बेसिकली आपका एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो हमेशा दोनों चीजें होती हैं कि कई बार न्यूमेरिकल्स में आपसे फ्रिंज विड्थ के बारे में बात करते हैं, कई बार एंगुलर फ्रिंज विड्थ के बारे में बात करते हैं। तो उसको आप थोड़ा सा लिख लो, है ना, कि किस तरह से हम इसको एनालाइज करेंगे। तो ये आपका है। ये आपका एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है ना। तो ये सेकंड टर्म आ गया। ऐसे हम थर्ड टर्म में आ जाते हैं। थर्ड टर्म हो गया। ऐसे फोर्थ डिस्कशन पॉइंट आपका आ गया। ये वाईडीएससी के डिफरेंट डिफरेंट डिस्कशन पॉइंट्स। तो फोर्थ डिस्कशन पॉइंट में हम अगर ऐसा कर लें कि पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किसी लिक्विड में परफॉर्म करें, इफ होल वाईडीएससी इज परफॉर्म, है ना, इनसाइड लिक्विड, इनसाइड लिक्विड, कि अगर हम पूरा का पूरा वाईडीएससी लिक्विड के अंदर परफॉर्म करें तो एकदम सिंपल चीज है कि अगर पूरे वाईडीएससी को लिक्विड के अंदर परफॉर्म करेंगे तो वेवलेंथ विल चेंज, बाकी सारे फॉर्मूला तो सेम ही रहेंगे, कि जो वेवलेंथ होगी वो चेंज हो जाएगी, बस और कुछ तो चेंज होगा नहीं। तो क्या पता है, हम जानते हैं कि भाई सी इक्वल टू लैम्डा एफ होता है ना। तो ऑब्वियस बात है कि जब आप इसको किसी मीडियम में परफॉर्म करोगे, तो मान लो वैक्यूम में परफॉर्म कर रहे हो तो स्पीड ऑफ लाइट आपने एयर में पहले परफॉर्म किया ऐसे, तो एयर में अगर स्पीड ऑफ लाइट सी नॉट है और ये आपका लैम्डा है और फ्रिक्वेंसी एफ है, तो जब मीडियम में जाएंगे तो स्पीड चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रिक्वेंसी तो सेम ही रहेगी ना। तो यहाँ से लैम्डा डैश बाई लैम्डा की जो वैल्यू होगी, है ना, कि लैम्डा डैश बाई वो सी बाई सी नॉट हो जाएगी, और सी बाई सी नॉट वन बाई म्यू होता है। तो लैम्डा डैश की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा इसलिए आपका लैम्डा बाई म्यू, कि अगर एयर में वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है ना, ये आपका मैंने ऊपर एयर में लिखा है, इन मीडियम लिखा है मैंने, ये जो चीज है किसमें है, बेसिकली आपके मीडियम के अंदर। तो अगर एयर में वेवलेंथ लैम्डा है तो लैम्डा बाई म्यू वेवलेंथ किस में हो जाएगी, मीडियम में हो जाएगी। तो सारे फॉर्मूले में जस्ट आपको क्या करना है, वेवलेंथ को रिप्लेस कर देना है। जैसे किसी ने आपसे पूछा फ्रिंज विड्थ क्या होगा, तो फ्रिंज विड्थ में अब आप लैम्डा डैश कैपिटल डी बाई स्मॉल डी लिख दोगे और लैम्डा डैश की वैल्यू लैम्डा बाई म्यू हो जाएगी।
ये आपका आ गया ना। तो सारे एयर वाले फॉर्मूले में म्यू से डिवाइड कर देंगे तो मीडियम वाला फॉर्मूला आ जाएगा कि अगर पूरे सेटअप को हम किस में परफॉर्म करें, लिक्विड में। तो इस तरह से आपको वेरिएशंस करना पड़ेगा। ये आपका फोर्थ कंसेप्ट आ गया। फोर्थ के बाद हम आ जाते हैं फिफ्थ पे। हाँ, कि फोर्थ के बाद हम आ जाते हैं बेसिकली आपके फिफ्थ पे। तो फिफ्थ में क्या होता है, इफ है ना, कि फिफ्थ में हम ऐसा कर लेंगे कि ये तो आपने ले लिया लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा और बीटा की वैल्यू ये आ गई। और फिफ्थ में आपका ये आ जाएगा कि जैसे अभी तक हम मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहे थे सिंगल वेवलेंथ की, अगर हम व्हाइट लाइट ले लें, इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, है ना, कि अगर व्हाइट लाइट हम यूज कर रहे हैं वो इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, ओनली सेंट्रल मैक्सिमा विल बी व्हाइट, ओनली सेंट्रल मैक्सिमा विल बी व्हाइट। सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट होगा, अदर मैक्सिमा विल बी कलरफुल, अदर मैक्सिमा, मैक्सिमा नहीं बोल सकते इसको, फ्रिंज लिख लो इसमें, ओनली सेंट्रल फ्रिंज विल बी व्हाइट। मैक्सिमा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, फ्रिंज पूरे विड्थ को बोलते हैं, अदर फ्रिंजेस विल बी कलरफुल, है ना, कि विल बी कलरफुल। जो सारे फ्रिंजेस होंगे वो कैसे होंगे, इसलिए आपके कलर्ड होंगे। अगर हम व्हाइट लाइट को यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट होगा, बाकी सारे फ्रिंजेस क्या होंगे, कलरफुल। ये हम इस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि बाकी सारे जो फ्रिंजेस होंगे, है ना, कि कलर्ड, बाकी फ्रिंजेस कलरफुल होंगे। उसका रीजन है, जैसे आप देखो कि भाई व्हाइट कलर में तो 7 वेवलेंथ होते हैं, है ना, तो ऑब्वियसली बात है कि 7 वेवलेंथ में से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर किसी वेवलेंथ का मैक्सिमम फॉर्म हो रहा है तो दूसरे वेवलेंथ का मिनिमा भी फॉर्म हो सकता है। ऐसा थोड़ी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सारे कलर का मैक्सिमा ही फॉर्म हो, है ना। जैसे मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट चूज कर लिया और यहाँ पे जो भी पार्ट डिफरेंस है, अगर यहाँ पे रेड कलर का मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है, हो सकता है कि ग्रीन कलर का मिनिमा फॉर्म हो रहा हो। तो जिस कलर का मैक्सिमा फॉर्म होगा वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, जिस कलर का मिनिमा फॉर्म होगा वो सप्रेस हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे रेड कलर डोमिनेंट होगा किसी पी पॉइंट पे, किसी दूसरे पॉइंट पे हो सकता है वॉयलेट कलर डोमिनेंट होगा, किसी पे ग्रीन कलर भी हो सकता है, तो पूरा कलरफुल फ्रिंजेस बनेंगे। लेकिन एक चीज सिंपल व्हाइट होगी, क्योंकि वैसे आप तो देख के बता ही नहीं पाओगे स्लाइड्स। अगर मैं इंटरफेरेंस पैटर्न का आपको स्लाइड ऐसे दिखा दूं कि भाई ये किसी इंटरफेरेंस पैटर्न का स्लाइड है, नॉर्मल केस में हमने नॉर्मली व्हाइट लाइट नहीं यूज किया है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज किया है। ऊपर बढ़ा देता हूँ इसे, नहीं तो इससे कंफ्यूज होगा कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई इस तरह से, है ना, कि भाई एक फ्रेंच पैटर्न बनाया है मोनोक्रोमेटिक लाइट से। तो जब आप मोनोक्रोमेटिक लाइट से फ्रेंच पैटर्न बनाओगे ना, तब तो आप देख के बता ही नहीं पाओगे, है ना। अभी बता रहे हैं बेटा, अभी बताया कहा मैंने इसे, है ना, किस तरह से आ जाएगा आपका ऐसे, है ना, कि भाई इसमें फ्रेंच पैटर्न हम बनाते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, आपको पता है कि सेंट्रल है, अदरवाइज जिसको नहीं पता होगा तो बता ही नहीं पाएगा कौन सा सेंट्रल है कौन सा के। तो सारे फ्रिंजेस जो होते हैं एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं, ऑल फ्रिंजेस आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। तो आप देख के तो बता ही नहीं पाएंगे, तो इसमें अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बना दो आप। ये है, ये आपका डार्क बन गया, अगेन आपका ये डार्क बन गया, अगेन आपका ये डार्क बन गया, है ना। तो सारे फ्रिंजेस जो होंगे ना वो ब्राइट एंड डार्क बनते जाएंगे। तो इसमें तो ऑल फ्रिंजेस आर आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल। तो इसमें कोई देख के तो बता नहीं सकता कि कौन सा सेंट्रल है कौन सा फर्स्ट है। हाँ, लेकिन अगर हम व्हाइट लाइट यूज करें तो सेंट्रल मैक्सिमा अलग से आ जाता है, क्योंकि सिर्फ वही व्हाइट होगा।
क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा जहां पे बनता है वहां पे तो पार्ट डिफरेंस 0 होता है, तो उसको तो लैम्डा से मतलब है ही नहीं। वे सेंट्रल मैक्सिमा तो वहां पे बनता है ना जहां पे पार्ट डिफरेंस 0 होता है, कि सेंट्रल मैक्सिमा उस जगह पे फॉर्म होगा जहां पे पार्ट डिफरेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उसको एन लैम्डा से कोई मतलब ही नहीं है, तो सारे कलर का मैक्सिमा बन जाएगा। तो भाई सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब ये तो हो गया जो ओ पे बनेगा, जैसा ये पाथ है वैसे ये पाथ है, तो ग्रीन के लिए भी पार्ट डिफरेंस 0 है, येलो के लिए भी 0 है, सबके लिए 0 है। तो अगर सबके लिए 0 तो सबका मैक्सिमम बन जाएगा, और सबका मैक्सिमम बन गया मतलब सब मिक्स फिर से हो जाएंगे, तो फिर से व्हाइट हो जाएगा। तो सिंपल से हम बोलेंगे कि इसमें जो सेंट्रल मैक्सिमम बनेगा यही सिर्फ व्हाइट बनता है, विल बी व्हाइट, बाकी कलरफुल हो जाएंगे। तो जब आपको पहचानना है कि सेंट्रल मैक्सिमा कौन सा है तो उसके लिए हम व्हाइट लाइट यूज कर लेते हैं, और व्हाइट कलर का जो मैक्सिमा होगा वही क्या हो जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा। ये हो गया पॉइंट नंबर 5। हाँ, ये आपका 5th आ गया। ये आपका 5th आ गया। ठीक है, 5th के बाद हम आते हैं कुछ पॉइंट नंबर 6 पे। हाँ, कि ये तो जस्ट हमने डिस्कस किया, कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, तो व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि ऑब्लिक इंसिडेंस होता है, हाँ, कि YDSC विथ ऑब्लिक इंसिडेंस, ऑब्लिक इंसिडेंस, है ना, कि जो नेक्स्ट चीज हम इससे पढ़ते हैं। ओके, प्रीवियस पेज शो कर रहे हैं, वेट करो, आप देख लो प्रीवियस पेज। है ना, तो यहाँ पे आ गया YDSC विथ बेसिकली आपका ऑब्लिक इंसिडेंस। अगर YDSC में ऑब्लिक इंसिडेंस होगा तो उसको हम किस तरह से एनालाइज करेंगे। तो YDSC में ऑब्लिक इंसिडेंस का मतलब है ना कि अब तक तो हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट ले रहे थे, हो सकता है पहले से ही ऑब्लिक आ रही होंगी लाइट, ऐसा। मेन चीज पार्ट डिफरेंस से निकालना है आपको, कि भाई आपने यहाँ पे स्क्रीन बना लिया और ये आपका कोई रेफरेंस लाइन हो गया और ये ऑरिजिन ले लिया, है ना। ऑब्लिक इंसिडेंस का मतलब पहले से ही किसी एंगल पे आ रही है लाइट, इसी को ऑब्लिक इंसिडेंस बोलते हैं। ऊपर से भी आ सकती है, मैंने ऐसा ले लिया है, इस तरह से एंगल पे आ रही है, और किसी पी पॉइंट पे फिर से इंटरफेरेंस हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली आपको तो सोर्स अलग हो जाएगा ना, तो पूरे स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन के बाद इंटरफेरेंस हो जाएगा, है ना। कैसा हो गया, तो भाई फिर से बैंड हुई और पी पॉइंट पे क्या हो रहा है, बेसिकली आपका इंटरफेरेंस हो रहा है। तो मेन कंसेप्ट ये होता है कि पी पॉइंट पे कितना पार्ट डिफरेंस होगा, अगर इस पी पॉइंट के ऑरिजिन से डिस्टेंस वाई है तो, है ना। तो एकदम सिंपली हम निकाल सकते हैं इस पार्ट डिफरेंस को, कि भाई पार्ट डिफरेंस जो होगा वो यही तो हो जाएगा कि यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो ये वाला एंगल जो था आपने थीटा ले लिया था, ऐसे ही आप यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, तो ये वाला एंगल आप कोई अल्फा ले लोगे, अल्फा ये वाला एंगल हो जाएगा जिससे वेव आपकी इंक्लाइंड होके आ रही है। तो आपको तो नेट पार्ट डिफरेंस यहाँ पी पे निकालना होता है ना,
तो आप देखो ये आपका S1 हो गया और ये आपका S2 हो गया, तो पहले से ही पार्ट डिफरेंस है ना इसमें, तो पहले से जो पार्ट डिफरेंस होगा ये वाला पार्ट डिफरेंस हो जाएगा पहले ही से, तो ये आपका हो जाएगा डी साइन अल्फा, और बाद में जो पार्ट डिफरेंस होगा वो आपका डी साइन थीटा हो जाएगा। तो मतलब स्लिट के पहले ऊपर वाली वेव का पाथ ज्यादा है जो स्लिट 1 से पास हो रही है, और इसके पास होने के बाद में नीचे वाले का पाथ लेंथ ज्यादा है, टू का ज्यादा है। तो जब हम नेट पार्ट डिफरेंस निकलेंगे कि पार्ट डिफरेंस अब क्या होगा, तो सिंपल सा डी साइन थीटा से डी साइन अल्फा आप माइनस कर दोगे है ना, इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि डी साइन अल्फा डी साइन थीटा से, सॉरी कि पार्ट डिफरेंस जब हम यहाँ पे लिखेंगे इसे, है ना, कि जो डी साइन थीटा है इससे आप डी साइन अल्फा माइनस कर लो, ये आपका आ जाएगा डी साइन अल्फा, ये नेट पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, है ना। अब इसमें ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म को तो हम चेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि इस टर्म्स में अगर ये सब चीजें दी हो, है ना, जो कि नॉर्मल होता ही है कि कैपिटल डी इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द स्मॉल डी, और स्मॉल डी इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द डेल्टा डी, ये वाला जो टर्म है ना, उस केस में ये आपका हो जाएगा y इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, जैसे पहले होता था, लेकिन अब इसमें डी साइन अल्फा माइनस भी हो जाएगा, फिर पहले से ही पार्ट डिफरेंस है तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ना आपको, है ना। तो ये पी पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमा या मिनिमा क्या होंगे, बेसिकली आपके फॉर्म होंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या होंगे बेसिकली आपके मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर्म। तो ये थोड़ा सा कई बार ऑब्लिक इंसिडेंस के क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, ये आपका 6 आ गया। 6 के बाद हम 7 पे आ जाते हैं। 7 आ जाएगा YDSE with horizontal slit, horizontal source लिख लो, horizontal source and vertical screen, vertical screen। अब देखो कि यहाँ पे क्या था, दोनों चीजें वर्टिकल है ना, वह स्लिट भी वर्टिकल है, स्क्रीन भी वर्टिकल है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे आप इस तरह से एक रेफरेंस लाइन बना लो कि जो दो सोर्स होंगे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे होते हैं, और जो स्क्रीन होती है वो वर्टिकल होती है ऐसे, दिस स्क्रीन इज वर्टिकल, है ना, कि आपका वर्टिकल स्क्रीन होंगे, वर्टिकल स्क्रीन, है ना। और दो जो सोर्स है S1 और S2 वो यहाँ पे रखे हुए कोहेरेंट होंगे ऑफ कोर्स, और इनके बीच का सेपरेशन D है, और इसके सेंटर से स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D है, पहले जैसा ही। इसके सेंटर से स्क्रीन की डिस्टेंस क्या है, कैपिटल पहले D है। बहुत ज्यादा अब स्क्रीन पे जब इसमें इंटरफेरेंस होगा, तो स्क्रीन पे जब इंटरफेरेंस होगा, दे दी। अरे वो बड़े पापा ने बोला था कि आंटी बोल रही थी ये आपका गैस है। तो जस्ट आपने बोला कि यहाँ से आपकी S2 से किसी P पे वेव पहुंचेगी और S1 से किसी P पे पहुंचेगी, इस तरह से इंटरफेरेंस होगा, पूरी स्क्रीन पे होगा, यहाँ पे भी होगा, इनफैक्ट ओरिजिन पे भी। अब ओरिजिन में पार्ट डिफरेंस कुछ होगा ना, जीरो थोड़ी होगा। अब देखो ओरिजिन पे दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस जो होगा वो D के इक्वल हो जाएगा ना, कि अगर आपसे कोई पूछे कि S1 से वेव यहाँ पे पहुंची और S2 से O पे पहुंची है, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस जीरो नहीं होगा, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू जो होगी वो D के इक्वल हो जाएगी, भाई जो इनके बीच का सेपरेशन होगा वही पार्ट डिफरेंस होगा। फिर मेन पर्पस आपका है कि अब P पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा, है ना, कि इस P पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो वही हम करेंगे, सेंटर लाइन मिला लेंगे ऐसे, तो भाई P पे पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए जस्ट इसके सेंटर से आप एक डॉटेड लाइन बना लोगे ऐसे, और जैसे आप एक डॉटेड लाइन बनाओगे, आपको पता है कि ये एंगल अगर हम थीटा ले लें तो पार्ट डिफरेंस यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ही आएगा, ये पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, और ये अगर डी है और ये एंगल थीटा है तो ये वाला पार्ट डिफरेंस डी कॉस थीटा हो जाएगा, जो यहाँ पे डी साइन थीटा होता था ना, अब ये पार्ट डिफरेंस डी कॉस थीटा, क्योंकि ये अगर ऑब्वियस बात है कि जब हम लिखेंगे कि पार्ट डिफरेंस डी कॉस थीटा होगा,
तो कैपिटल डी की वैल्यू बहुत लार्ज होगी एज कम्पेयर टू द स्मॉल डी। मतलब ये सेंटर अगर थीटा एंगल बना रहा है, ये भी थीटा एंगल ही बनाएगा, तो कैपिटल डी की वैल्यू बहुत लार्ज होगी। तो हम बोलेंगे ये दोनों पाथ तो ऑलमोस्ट सेम है, S1 और इसको S1 डैश लिख लेते हैं। तो S1 डैश और S2P का डिस्टेंस सेम है, जो भी पार्ट डिफरेंस है S1 से S1 डैश आ गया ना, तो वो डी का ही कंपोनेंट हो जाएगा, तो इसमें पार्ट डिफरेंस डी कॉस थीटा होता है। अब वहां पे क्या बनेगा, डिपेंड करता है पार्ट डिफरेंस क्या है। जहां पे पार्ट डिफरेंस 0 के इक्वल होगा, है ना, वहां पे सेंट्रल मैक्सिमम बन जाएगा, है ना, जो भी आ रहा है पार्ट डिफरेंस। और जहां पे एन लैम्डा होगा, वहां पे मैक्सिमम बन जाएगा। और जहां पे पार्ट डिफरेंस आपका 2n-1 λ/2 के इक्वल होगा, वहां मिनिमा फॉर्म होगा, है ना, उस तरह से कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि ऑब्लिक इंसिडेंस और हॉरिजॉन्टल स्लिट, इसके क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पॉइंट नंबर 7 होगा। जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आप ज्यादा समझोगे इसे, मैं तो जस्ट एज ए थ्योरी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्या कर पॉइंटल सोर्स एंड वर्टिकल स्क्रीन आ जाएगा आपका। पॉइंट नंबर 7 है। एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, है ना, कि देयर इज वन मोर पॉइंट। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई स्क्रीन पे कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा बनेंगे और मिनिमा बनेंगे, है ना। जो नेक्स्ट चीज हम इससे पढ़ते हैं, वी स्टडी, ये आपका पॉइंट नंबर मेरे ख्याल से हो गया है, आई थिंक 7th के बाद 8th आ गया, पॉइंट नंबर 8 आ गया आपका। पॉइंट नंबर 8 ये है कि नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा फॉर्म ऑन स्क्रीन, मिनिमा फॉर्म on screen if slit separation D is comparable to wavelength of light, wavelength, as in case of microwave, लाइट के केस में तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ तो नैनोमीटर में होगी, और स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना भी हम कम करोगे तो मिलीमीटर में तो आएगा। लेकिन माइक्रोवेव ऐसा होता है, उसकी वेवलेंथ मिलीमीटर में होती है, लाइट के केस में कभी नहीं हो सकता। तो लाइट के केस में हम नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमा काउंट भी नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे बनते हैं। लाइट के केस में स्क्रीन पे जो मैक्सिमम मिनिमा बनेंगे ना, आप उसको काउंट ही नहीं कर पाओगे। जैसे मैक्सिमम मिनिमा बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, ऐसे बहुत बनते हैं। लेकिन माइक्रोवेव वगैरह के केस में हम इसको काउंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमा कितने बन रहे हैं, अगर डी की वैल्यू वेवलेंथ के लाइक कंपेरेबल है तो, एज इन केस ऑफ ए माइक्रोवेव। लाइक एज फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले लें कि भाई एज फॉर एग्जांपल, है ना, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर डी की वैल्यू 3 लैम्डा के इक्वल है ना, तो नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने फॉर्म होंगे।
कि पहले हम नंबर ऑफ मैक्सिमा काउंट करने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये कि डी की वैल्यू अगर 3 लैम्डा के इक्वल होगी तो नंबर ऑफ मैक्सिमा कितना फॉर्म होगा, है ना। तो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं इसे। आप देखो कि यहाँ पे आपका सेटअप बना लो, स्लेट 1, स्लेट 2, ये ऐसा बीच से ऐसा आ गया और ये आपका स्क्रीन आ गया, है ना, कि बीच में क्या आ गया, इसलिए आपका एक स्क्रीन आ गया और ये ओ था, है ना। और ये आपका S1 हो गया और ये आपका S2 हो गया, है ना। तो डी की वैल्यू अगर 3 लैम्डा के इक्वल है तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा बनेंगे, ये मुझे निकालना है। तो आपको बताया कि सबसे पहले मैं पार्ट डिफरेंस से ये स्टार्ट करूंगा। भाई पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा ही तो होती है, लेकिन अब हम इसको डी टेन थीटा नहीं लिख सकते कि डी टू डी टेन थीटा तब लिखते हैं ना जब डी की वैल्यू बहुत लार्ज होती है लैम्डा की। तो पार्ट डिफरेंस यहाँ पे लिख देना कि हम डी साइन थीटा तो होगा, वी कैन नॉट राइट, है ना, डी टेन थीटा एज डी इज कंपेरेबल टू लैम्डा। वो तो बहुत लार्ज होता है तब लिख सकते हैं, तो इसी से सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पता है मैक्सिमा जब फॉर्म होगा मतलब जहां पॉइंट फॉर्म होगा जहां पे डी साइन थीटा की वैल्यू एन लैम्डा के इक्वल होगी और डी 3 लैम्डा के इक्वल है, तो 3 लैम्डा इंटू साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा हो जाएगा। तो वहां पे मैक्सिमा फॉर्म होगा जहां पे साइन थीटा की वैल्यू n/3 हो। मैक्सिमा की लोकेशन वहां पे होगी जहां पे साइन थीटा की वैल्यू n/3 होगी। तो आप ट्राई कर लो कि सबसे पहले हम n=1 0 पुट कर देंगे, तो n=0 पुट करेंगे तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, मतलब ये तो सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, है ना। तो एक सेंट्रल मैक्सिमा 0 एंगल पे ही तो फॉर्म होता है, इसका सेंट्रल मैक्सिमा जो फॉर्म होगा वो यही तो फॉर्म होगा 0 पे, तो एक सेंट्रल मैक्सिमा बन गया। फिर मैं n=1 ट्राई करता हूँ, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू 1/3 हो गई, तो ये आपकी पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा आ गई। तो ये फर्स्ट मैक्सिमा इतने एंगल पे बनेगा, इतने एंगल बनने का मतलब जस्ट आपका ये कि अगर फर्स्ट मैक्सिमा कहीं पे बन रहा है ऐसे, इस तरह से अगर आप इसको प्लॉट कर रहे हो ऐसे, दोनों साइड पे बनेगा फर्स्ट मैक्सिमा, तो उसका एंगल आपने थीटा यहाँ से निकाल लेना, उसकी जो एंगुलर पोजीशन होगी वो साइन थीटा की वैल्यू 1/3 होगी, लाइक दैट। ये भी बनेगा स्क्रीन पे, दिस विल ऑल्सो फॉल ऑन स्क्रीन। जब हम n=2 यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू 2/3 हो जाएगी, ये भी बन जाएगा स्क्रीन पे। इसको हम बोलेंगे सेकंड मैक्सिमा, है ना। तो ये भी आपकी स्क्रीन पे बन गया ऐसे, है ना, कि सेकंड मैक्सिमम बन गया आपका ये, है ना। तो सेंट्रल बन गया, फर्स्ट बन गया, सेकंड बन गया। अब n=, मैं जब 3 पुट करूंगा यहाँ पे तो साइन थीटा = 1 आ जाएगा, मतलब थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। अब थीटा =90 का मतलब कि सीधे इसके ऊपर ऐसे ना, तो थीटा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और थीटा 90 का मतलब हो जाएगा कि सीधे स्लिट के ऊपर छत पे कहीं पे बनना चाहिए, क्योंकि वहां तो स्क्रीन है ही नहीं ना, तो दिस विल नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पे फॉर्म ही नहीं होगा, है ना। और इसके आगे हम पुट ही नहीं कर सकते हैं कि n=, अगर मैं 4 पुट कर दूं तो साइन थीटा की वैल्यू तो 4/3 हो जाएगी, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। कौन से ज्यादा कैसे साइन थीटा होगा, है ना। तो मतलब इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमा जो बनेंगे आप काउंट कर लो, सेंट्रल 2 फर्स्ट मैक्सिमा 2 सेकंड मैक्सिमा, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा जो बनेंगे वो 5 बनेंगे, है ना। कि सिंपल सा बोलेंगे डी की वैल्यू 3 लैम्डा है, ओनली 5 मैक्सिमा विल फॉर्म ऑन स्क्रीन। स्क्रीन तो कई बार ये मैक्सिमा काउंट के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो भाई अगर ऐसा कंपेरेबल वेवलेंथ है तभी आएगा माइक्रोवेव के लिए, कि डी की वैल्यू अगर 3 लैम्डा है तो कितने मैक्सिमा बनेंगे, तो आप इस तरह से निकाल लेना, है ना? ये आपका इस तरह से उसको लिख लो, जैसे मैक्सिमम निकाला है वैसे मिनिमम भी निकाल लेंगे, उसको भी बताता हूँ आपको।
ठीक है ना, ये आप आ गया। तो 8 पॉइंट में ही अगर मुझे ये निकालना है कि d इज इक्वल टू अगर 3 लैम्डा है और नंबर ऑफ मिनिमा कितने फॉर्म होंगे, है ना, ये सिंपल सा थर्ड केस में, 8th केस में ही, है ना, अगर आपको ये निकालना है इफ d is equal to 3 lambda then find out number of minima, जो स्क्रीन पे नंबर ऑफ मिनिमा कितने फॉर्म होंगे तो भी निकाल सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि अभी आपने बोला पार्ट डिफरेंस तो डी साइन थीटा ले सकते हो आप इससे, और मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, तो डी की वैल्यू 3 लैम्डा आ गई, इनटू आपका आ गया 2 माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, यहाँ से लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू जो आ गई वो 2n माइनस 1 बाई 6 आ गई। अब इसमें n की वैल्यू अप्लाई कर लो, तो n इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, है ना, ये आपका 1/6 आ गया, मतलब दिस इज फर्स्ट मैक्सिमम फॉर्म हो गया, फर्स्ट मिनिमम, और फर्स्ट मिनिमम ऊपर नीचे दोनों फॉर्म होगा ना, सिर्फ सेंट्रल एक ही होते हैं, बाकी तो हमेशा दोनों दो दो होते हैं। आप n इक्वल टू 2 पुट कर दो तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/2, है ना, मतलब 30 डिग्री एंगल पे आ जाएगा एक, ये आपका सेकंड मिनिमम फॉर्म हो गया। n इक्वल टू हम 3 पुट कर लेते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो 5/6 हो जाएगी, तो थर्ड मिनिमा भी फॉर्म होगा। बस इससे आगे तो पुट नहीं कर सकते ना, n इक्वल टू अगर हम 4 पुट करेंगे तो वो 7/6 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, बस इतने ही होंगे, फर्स्ट मिनिमा 2 होंगे, सेकंड मिनिमा 2 होंगे और थर्ड मिनिमा 2 होंगे, तो नंबर्स ऑफ मिनिमा विल बी 6 हो जाएंगे। विल बी 6, ये आपका आंसर। हाँ, मतलब इस स्क्रीन पे अगर डी की वैल्यू 3 लैम्डा के इक्वल है तो 5 मैक्सिमम बनेंगे और 6 मिनिमा बन जाएंगे, है ना, कि 5 मैक्सिमम बनेंगे और 6 क्या हो जाएंगे एक्जेक्टली आपके मिनिमा फॉर्म होंगे, जैसे डायग्राम में शो हो रहा है कि 1 2 3 4 5 मिनिमा कितने हैं, ये फर्स्ट आ गया, एक सेकंड आ गया, एक ये थर्ड भी बन गया आपका, ऐसा फर्स्ट जैसा ऊपर है वैसा नीचे भी आ गया, सेकंड आ गया, एक थर्ड भी बन गया, थर्ड मिनिमा फॉर्म होगा, उसके बाद कुछ नहीं बनेगा, है ना, उसके बाद अगला मैक्सिमम फॉर्म नहीं होगा। तो अगर डी स्क्वायर टू 3 लैम्डा है तो फ्रेंच का पैटर्न सिंपल से यही रहेगा बस, है ना, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने 8 डिस्कशन पॉइंट्स आपको बताए थे, तो उसको देख लेना थोड़ा सा। या तो ये थोड़ा सा मैंने थ्योरी बता दी, अब इसी के बेसिस पे विल सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल्स, उसको आप ट्राई करो और उसको आंसर देने की कोशिश करो, है ना, जस्ट आज जो हमने पढ़ा कुछ 8 डिस्कशन पॉइंट्स पढ़ लिए, है ना, ये आपका फर्स्ट पेज आ गया, है ना, दिस इज योर सेकंड पेज, है ना, ये आपका थर्ड आ गया, फोर्थ एंड आपका फिफ्थ आ गया, है ना, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल शेयर कर रहा हूँ, उसको आप ट्राई करके आंसर दो तो उससे ज्यादा समझ में आएगा आपको।
इसको मत करना, ये कर चुके हो आपका। वेट करो थोड़ा। हाँ, आई कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा नया गाना लेकर आए हैं आप? पार्ट डिफरेंस जहाँ पे लैम्डा बस 6 है वहां पे इंटेंसिटी अगर आई है, और अगर आई नॉट मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो आई और आई नॉट का रेशियो क्या होगा ये बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो सॉल्व करो। मैं चेक करता हूँ आंसर। वेट फॉर मिनट।
ओके, हाँ अर्पित एंड सुहाना सही आंसर होगा। एक मिनट और चेक कर लीजिएगा मैं आंसर, तो आपको कंफर्म। हम्म, हाँ निहाल एंड अर्पित आपका आंसर सही है। सुहाना अपना आंसर चेक करो जरा सर एक बार फिर से, इसमें एक मिस्टेक होती है उसकी वजह से गड़बड़ होती है। हाँ यथार्थ कुमार सिंह आपका भी आंसर सही है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप लोग, सही है, काफी लोगों का सही आंसर आ गया है ना। कुछ नहीं करना है आपको। कल जो मैंने फॉर्मूला बताया था तो भाई लैम्डा बाई 6 अगर फेज पार्ट डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना होगा वो निकाल लो पहले आप। तो फेज डिफरेंस से तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी, है ना, कि फेज डिफरेंस से ही क्या आएगा इसलिए आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी। लक्ष्य अग्रवाल सही है, तनिष्क का आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। आपका बेसिकली जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होता है ना फिर एक्सक्लूसिवली एडवांस्ड की क्लास शुरू हो जाएगी। मतलब यही क्लास जो होगी ना वो कन्वर्ट हो जाएगी एडवांस प्रिपरेशन। मतलब अभी भी होता है, अभी मिक्स होता है। मैंने बोला ही आपको कि पहले आपका टारगेट जो है फर्स्ट फेज ऑफ मेंस है। फर्स्ट फेज ऑफ मेंस में पूरा ट्राई करके नंबर ले आओ, फिर उसके बाद एडवांस तक क्लास चलती रहेगी एडवांस की। तो अभी एडवांस की उतनी अभी चिंता नहीं है। हाँ कंसेप्चुअली सब दोनों चीजों के लिए हम डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे। हाँ एडवांस में बस क्वेश्चन से तो हो जाते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टाइप के, बहुत स्टेट नहीं आते हैं, है ना। तो एक बार मेंस में नंबर ले आओ फिर तो एडवांस तो तैयारी करवा ही देंगे। ये आपका गया है ना। तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 6 है तो फेज डिफरेंस आप निकाल लो। 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस ही तो होता है, तो ये हो गया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू ये आपका हो गया लैम्डा बाई 6। तो अल्टीमेटली ये पाई/3 आ गया। और जब मान लो इंडिविजुअल इंटेंसिटी आपने ले लिया कि इंडिविजुअल इंटेंसिटी I1 है दोनों का, तो आई की वैल्यू आपकी हो जाएगी I1 प्लस I2। आप वैसे 4I वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, है ना, 2√I1 I2, है ना। I1 ही दोनों चीजें, ये भी I1 है ये भी I1 है ना, इंटू कॉस आपका पाई/3 आ गया, हाँ तो ये हाफ आ जाएगा। तो अल्टीमेटली यहां से 3I आ जाएगा, कि 3I1 हो जाएगा। कि अगर I1 इंटरफेयर हो रहे हैं और अगर फेज डिफरेंस पाई/3 है तो 3I1 रिजल्टेंट हो जाएगा। और मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है, ये 4I1 होती है, ये ध्यान रखना इसमें। ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो 4I1 होती है। तो ये बोल रहा है कि I और I0 का रेशियो क्या होगा, तो I की वैल्यू तो 3I1 हो गया और मैक्सिमम इंटेंसिटी आपका 4I1 हो गया, तो 3/4 आ जाएगा, मतलब 0.75 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आपका गैस है ना, तो 0.75 आपका करेक्ट आंसर है। ये हम कर सकते हैं इससे। ये आपका गैस ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लो जरा।
बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन होता है। तो हर रिफ्लेक्शन में 25% जो होता है वो रिफ्लेक्ट होता है ना। और उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताना है आपको। हाँ, यथार्थ आंसर इज करेक्ट। सही है, सही किया आपने सवाल।
हाँ, पृथ्वी योर आंसर इज करेक्ट, निहाल योर आंसर इज करेक्ट, सही बता रहा हूँ आंसर, है ना, कि सही बता रहा हूँ आंसर, है ना, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, देखो कुछ नहीं है इसमें, इसने बोला है कि भाई आई सपोज इसकी इंटेंसिटी है, तो इसका 1/4 ही रिफ्लेक्ट होगा मतलब रिफ्लेक्टेड की इंटेंसिटी I/4 हो जाएगी, और यहाँ पे जो ट्रांसमिट होगा वो 3I/4 हो जाएगा। ये तो स्टोरी है कि I/4 रिफ्लेक्ट हो गया, 3I/4 ट्रांसमिट हो गया, हमेशा ऐसे ही होता है। आप पढ़ते रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन अलग अलग हो, अदरवाइज दोनों साइमल्टेनियसली फिनोमेना है कि कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ भी जब जाएगा तो जो भी इंटेंसिटी है उसका 1/4 रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बाकी इधर चला जाएगा, तो 3I/4 का 1/4 मतलब ये 3I/16 हो जाएगा, हाँ, कि 3I/4 का 1/4 3I/16 हो जाएगा, और इसका भी वही 1/4 रिफ्लेक्ट होगा, बाकी ट्रांसमिट हो जाएगा, तो ट्रांसमिट 3/4 होता है, तो मतलब यहाँ पे 3/4 ऑफ 3I/16 हो जाएगा। और समझे, हमेशा ट्रांसमिट जो भी आती चीज है उसका 3/4 होता है, तो मतलब यहाँ पे जो इंटेंसिटी आ जाएगी वो 9I/64 आ जाएगी। हाँ, अब इन दोनों जो बी एंड बी डैश है इसको हम किसी पॉइंट पर सुपर इम्पोज करते हैं, मतलब सुपर पोजिशन जिन दो इंटेंसिटी का हो रहा है उसमें I1 की वैल्यू तो I/4 है, I2 की जो वैल्यू है वो आपकी 9I/64 है, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी है उसका रेशियो आपको बताना है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी तो आपकी होती है √I1 प्लस √I2, और जो मिनिमम होती है ना, उसकी वैल्यू होती है √I1 माइनस √I2। बस इसको यहाँ पुट कर दो, आप पुट करके सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, है ना, कि पुट करके सॉल्व करोगे तो विल गेट योर आंसर। तो पुट करके जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर 49/1 होगा, 49/1 सॉरी, मतलब 49 ही आ रहा है, मतलब आपका डी ऑप्शन सही होगा, है ना, डी ऑप्शन सही होगा। So 49:1 is the correct answer. है ना, वैसे भी कर सकते थे कि मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो जो एम्पलीट्यूड का रेशियो होगा उसके प्लस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो भी ले सकते थे आप, है ना? ये जो होगा वो आपका A1 प्लस A2 हो जाएगा, और ये आपका A1 माइनस A2 हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, और A1 A2 हम यहाँ से निकाल सकते थे कि जो I1/I2 होगा ये आपका A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर हो जाएगा, तो A1/A2 की वैल्यू इससे भी आ सकती थी, रेशियो कितना हो जाएगा, लेकिन जैसे भी आपको लगता है उसमें गलत करिए, है ना, जो भी सुटेबल लगता है उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका गया 49:1 हो जाएगा, तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, तो कई बार एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पॉपुलर तो आते ही हैं, है ना? ये आपका नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, ये कर सकते हो आप क्वेश्चन, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, ये तो हम कर ही चुके थे, है ना, ये वाला भी कर दिया था आपने कल, और देखता हूँ ये हम कर लिया हमने अभी, है ना, चलो इसको कर लेते हैं, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ देखो, अब माइक्रोवेव है, दिस इज योर माइक्रोवेव, ये ध्यान रखना आपको, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमम ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा।
बेटा माइक्रोवेव है ये लाना था। हाँ, अर्पित भारद्वाज, योर आंसर इज करेक्ट। हर्षित पाल, योर आंसर इज करेक्ट। यथार्थ, योर आंसर इज करेक्ट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे। देखो क्या है कि अगर आप इसको फॉर्मूला से सॉल्व करोगे, अगर आप ये लगाओगे कि nth मैक्सिमा का ये होता है फॉर्मूला, है ना, बोले इसमें क्या है तो सीधे लगा देते हैं फॉर्मूला n लैम्डा डी बाई डी। फर्स्ट है इसलिए 1 पुट कर दिया, वेवलेंथ की वैल्यू पुट कर दी आपकी जो दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, तो 1 इंटू 10⁻³ हो गया। कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर दिया हुआ है, बाई स्मॉल डी जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है ना। हाँ, एक आंसर सही नहीं था बेटा, एक आंसर सही नहीं है ना। तो यहाँ से मतलब मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया तो एन लैम्डा, लैम्डा सही है 1 है ना, और ये आपका आ गया। तो अब बात है ये यूनिट तो कैंसिल ही हो जाएगी, आपको पता ही है। तो यहाँ से y की वैल्यू 1/3 जो आ गई वो मीटर में हो गई। नहीं, आंसर सही नहीं है, 1/3 मीटर इज नॉट करेक्ट, है ना। एक आंसर मैंने गलती से बोल दिया करेक्ट है वो, तीनों आंसर सही नहीं है 1/3 है ना, क्योंकि आप इसके लिए फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते, है ना। ये जो सारे फॉर्मूला होते हैं, ये सारे फॉर्मूला होते हैं फॉर लाइट, जिसकी की वेवलेंथ नैनोमीटर के ऑर्डर में होती है। ये तो माइक्रोवेव है ना, माइक्रोवेव का देखो दोनों के बीच का सेपरेशन 3 मिलीमीटर है और ये 1 मिलीमीटर है। मतलब ये तो केस आ गया d=3 लैम्डा वाला। तो d=3 लैम्डा में हम ये यूज कर सकते हैं बस फॉर्मूला d sin थीटा। वी कैन नॉट यूज द d tan थीटा या ये वाला फॉर्मूला बाकी सारे, क्योंकि सारे तो अप्रोक्सीमेशन के साथ वैलिड है सारे, तो इसके लिए इसको यूज करेंगे हम इसमें, है ना। तो आपको जहां पे ये एन लैम्डा के इक्वल होगा मैक्सिमम बनेगा। तो अभी आपने पढ़ा कि भाई साइन थीटा की वैल्यू 1/3 हो जाएगी,
1 पुट कर देंगे, डी की वैल्यू 3 लैम्डा हो गई, तो जहां वहां पे बनेगा जहां पे साइन थीटा की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, है ना, कि उस जगह बनेगा जहां पे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। तो आप बना लो इस तरह से स्क्रीन, और ये रेफरेंस लाइन और ये आपका आ गया थीटा एंगल। तो आपको ये चीज निकालना है, तो ये y आ गया और ये b आ गया, तो ये जो चीज होगी y²/d² हो जाएगी ऐसा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी ना वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाएगी, तो y/√y² + d² हो जाएगी, y + D², ये आपका आएगा इस तरह से, है ना। तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो ये आपका हो गया 9y² = आपका हो गया y² + d²। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी, है ना, यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकाल लें तो ये d/√8 हो जाएगी, ये आंसर होगा इसका, है ना। ये कितना हो जाएगा इसके लिए आपका d/√8 मीटर, और d की वैल्यू 1 मीटर है, 1/√8 मीटर हो जाएगी, ये आंसर होगा। 1/3 मीटर नहीं, बल्कि ये हो जाएगा इसके लिए आपका 1/√8 मीटर। हालांकि डिफरेंस काफी कम है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो ऑप्शन में आपका 35.35 आ जाएगा, इसका आंसर जो होगा वो 35.35 सेंटीमीटर में आ जाएगा, ये इसका आंसर। ये ध्यान रखना आप इसमें भाई, कब हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। लाइट के केस के लिए सारे फॉर्मूले हैं, दूसरी माइक्रोवेव या दूसरी चीजों के लिए नहीं। हाँ मतलब ऑब्लिक इंसिडेंस नहीं है, हाँ इसने देखो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना जेईई के क्वेश्चन में, पूरी क्लैरिटी होती है ना। प्लेन ऑफ द स्लिट नॉर्मली, मतलब ऑब्लिक नहीं आ रहा है ऐसे, मतलब पहले से उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, जो भी फेज डिफरेंस होगा बाद में ही क्रिएट होगा, ऑब्लिक इंसिडेंस नहीं, इसका मतलब नहीं है ना। अगर नहीं दिया तो वैसे ऑब्लिक ले लेते हैं, अगर नहीं दिया है तो हम ऑब्लिक क्या करते हैं, ले लेते हैं, ठीक है ना, तो कर लेंगे ऐसे, ठीक है, ये आपका जस्ट है ना। तो ये जस्ट आपने इसको सॉल्व कर लिया, तो ये केयरफुल है ना कि भाई ये जो सारे फॉर्मूले हमने पढ़े हैं अभी तक, वो सारे लाइट के लिए वैलिड हैं, माइक्रोवेव के लिए कुछ अलग से निकालना पड़ेगा आपको, है ना, कई बार अलग से ट्रिक भी, अलग से चीजें भी यूज करनी पड़ती है, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं सर, चलो। यहाँ पर ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। 8 डिस्कशन पॉइंट्स आपने पढ़े हैं अभी, अभी 3 और हैं, है ना, 3 डिस्कशन पॉइंट्स और हैं, टोटल इसमें 11 होते हैं। जैसे आपने एक पढ़ा था ना कंडक्टर के बारे में, बहुत सारा डिस्कशन पॉइंट्स, तो वही तो कंसेप्ट होते थे, वैसे इसमें भी डिस्कशन पॉइंट्स से ही कंसेप्ट डेवलप होते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको फर्दर YDST को ही और स्ट्रॉन्ग करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।